अन अकेडमी के शेरों, कल एसएसटी का एग्जाम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं पीवाईक्यूज के थ्रू, जिससे कि हम शॉर्ट टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें और हमें ये पता चल जाए कि हमें आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? नेशनलिज्म इन इंडिया। ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया है जिससे इसके ऊपर क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया। पहली चीज, आपको बुक के अंदर भी आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चीजें शुरू हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो तब पड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा। तो सबसे पहले फिर क्या होता है? सत्याग्रह। सत्याग्रह, फिर उसके बाद आपका क्या होता है? एनसीएम। ठीक है, उसके बाद होता है आपका सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हमें क्या मिल जाती है? आजादी। ठीक है, इस क्रम में ही हम पढ़ेंगे, इस सीरीज में ही हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या होता है और किस तरीके के अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या होगा आपका? हमारी इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर create a new economic and political situation in India? Explain with the examples. पहली चीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो हुआ कब तक? 1914 से शुरू हुआ, 1914 से शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। ठीक है, उसकी वजह से काफी कुछ चीजें दिक्कत में आई, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स ने काफी सारे देशों को अपनी कॉलोनीज बना लिया था। तो अब भाई राजा के पास परेशानी आई है, क्योंकि राजा कौन? जो रूल कर रहा है। जो राजा है उसके पास परेशानी आई है, तो प्रजा को तो परेशानियां होंगी, है ना? तो जो जो देश ब्रिटिशर्स के अंडर थे वहां वहां परेशानियां आई। सबसे बड़ी परेशानियां क्या क्या आई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए उनमें ये चीजें आप डाल सकते हैं, इन सारी जो पॉइंट्स हैं इन सबको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से इंडियंस के अंदर गुस्सा भरा था, जिसकी वजह से फिर नेशनल वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, पूरा का पूरा सीरीज बताऊंगी इसमें। पहले स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बर्डन। पहली चीज, जब वॉर होता है, जब लड़ाई होती है, तो देशों को क्या चाहिए होते हैं? पैसा चाहिए होता है, जिससे कि वो इक्विपमेंट्स खरीद सकें, डिफेंस में डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद सकें। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या लिया? वॉर लोन्स, मतलब कि लोन लिया, पैसे लिए, जिससे कि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर कर सके। ठीक है? उसके बाद टैक्सेस जो थे, अब इस वॉर लोन को चुकाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए अब ये पैसा कहाँ से लाएंगे? लोगों से टैक्स लेकर के। तो उन्होंने क्या करा, आपने जैसे ही वॉर खत्म हुआ, लेकिन वॉर लोन्स तो अभी भी है, लोन्स भरने हैं, उसके लिए इन्होंने क्या करा? टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। ठीक है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स। ठीक है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, और इसको इंक्रीज कर दिया कि अब लोगों की इनकम पर भी टैक्स लगेगा और उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आएगी कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है आपका, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, उन पर जो टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट करने पर सामान को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर जो टैक्स लगेगा, इंपोर्ट कर रहे हो जो उस पर टैक्स लगेगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कस्टम ड्यूटी। वो बढ़ा दी गई। अच्छा, अब जब वॉर हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर जो सामान था, जो भारत में या फिर जगह जगह पर जो कुछ भी खाने का सामान, पीने का सामान, जो चीजें थी, वो सबकी सब ज्यादातर कहाँ चली जाती थी? वॉर के अंदर, सोल्जर्स के पास, है ना? यहाँ पर क्या है, आपका कमी पड़ रही है, लोगों के पास सामान की कमी पड़ रही है, तो सामान के जब आपकी कोई चीज कम होती है मार्केट में,
और लेने वाले उस चीज को ज्यादा होते तो उस सामान के पैसे बढ़ जाते। अगर मार्केट में कोई चीज कम है, ठीक है, और लोग डिमांड है ज्यादा, जो कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी था कि जब डिमांड ज्यादा होती है और सामान कम होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हाँ, महंगाई। तो महंगाई होने लगी मतलब कि सामानों के पैसे ज्यादा बढ़ने लगे, जिसकी वजह से कॉमन इंसान को मतलब कि जो आम आदमी था देश का, उसे प्रॉब्लम होने लगी। है। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज तो हो गई इकोनॉमिक, ये पॉइंट्स हो गए कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। फिर उसके बाद आया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, लड़ाई करने के लिए लोगों को फोर्सफुली क्या कर रहे थे, रिक्रूट कर रहे थे, फौज में भर्ती कर रहे थे कि चलो हमारे साथ और जाके लड़ाई करो। जिसकी वजह से क्या हुआ, विलेज सफर्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस डिमांड फॉर सोल्जर्स, लीडिंग टू द वाइड डिसकंटेंट। देखिए, अब क्या है भाई, वो जो लोगों को लेकर जा रहे थे, रिक्रूट कर रहे थे, पैसे तो दे नहीं रहे, आराम की जिंदगी तो देंगे नहीं, वो वहां लड़ने के लिए ले जा रहे थे और बिना किसी पैसे के, ठीक है। और जिसकी वजह से वो रिक्रूट करते हैं, अब इनकी जो कॉन्टिन्यूस डिमांड होती है ब्रिटिशर्स की, अब लोग इस चीज से परेशान होने लगे कि लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां लोग मरेंगे, और ये लोग फोर्सफुली हमारे लोगों को अपनी आर्मी में भेजा रहे वॉर के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, तीसरे पॉइंट, फूड शॉर्टेज होने लगी। भाई क्या हुआ, जब लड़ाई हो रही थी, वॉर चल रहा था, उस टाइम के उस टाइम पर और उस टाइम के बाद कई सारे फैमाइन आए। फैमाइन का मतलब है कि सूखा पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे मिलियन ऑफ पीपल्स डाइड, मतलब कि मिलियंस ऑफ पीपल उस टाइम पर मरे, ठीक है। अब क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में फूड शॉर्टेज हो गई, लोगों के पास खाने के लिए चीजें कम रह गई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे, फाइनेंशियल बर्डन, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, है ना, और फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन। इनकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी, वो हमारे यहाँ की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी, वो काफी ज्यादा जो मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए थे, फाइनेंशियल बर्डन, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन्स, इसकी वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हुई कि लोगों के अंदर अब क्या होने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों के अंदर क्या होने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा, है ना, सॉरी, पैड ही गलत हो, क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या आने लगा, गुस्सा, इंडियंस के अंदर एंगर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अब लोग ये चाहते थे कि अब ब्रिटिशर्स को हटाया जाए, हमारा सेल्फ रूल आए। और इस वजह से क्या होने शुरू हो गए, मूवमेंट्स होने शुरू हो गए, स्टार्ट हो गया मूवमेंट। और सबसे पहले कौन सा हुआ था, सत्याग्रह। फिर सत्याग्रह ही बिगनिंग थी, आपकी शुरुआत थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। देखिए, वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 5 मेजर प्रॉब्लम्स आप बताइए। देखिए, जो मैं आगे आपको मैंने पीछे करवाई, ये एक प्रॉब्लम है, यही इन्हीं प्रॉब्लम्स को आप और छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दीजिए, तो आपकी क्या है, 5 मेजर प्रॉब्लम्स आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इंडिया में आई थी वो आपको मिल जाएंगी। देखिए, वही इस आंसर में है भी। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। वॉर ने नए चैलेंजेस क्रिएट करे, जो कि किसने फेस करे, इंडियंस ने फेस करे, जिसकी वजह से इंडियंस को अब ब्रिटिश रूल अच्छा नहीं लगता था, और नेशनल मूवमेंट को एक नया मोमेंटम मिला। नेशनल मूवमेंट अब स्टार्ट होने लगा, लोगों को नेशनल मूवमेंट रुचि होने लगी, लोग नेशनल मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। क्यों, क्योंकि अब सब चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो अब इंडिया से चले जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मेजर प्रॉब्लम्स क्या हुई, एक तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स, कि वॉर जो था, वॉर की वजह से लोन्स लिए थे ब्रिटिशर्स ने, उन लोन्स को पे करने के लिए इन्होंने क्या करा, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी, ठीक है।
फिर पहली बार इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकम पर भी टैक्स लगेगा, इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? और फिर जो सामान थे, जो भी सामान जिससे लोगों की ज़िंदगी चल रही थी, जैसे खाने-पीने का सामान, हर सामान पर जो प्राइसेज़ थे हर सामान के, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जिससे कि जो आम आदमी की ज़िंदगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगी। फिर उसके बाद आपका फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ठीक है? क्या हुआ, जो इंडियंस थे उनको वॉर के लिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, फोर्सफुली अपनी आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे, अपनी आर्मी में ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि अब सिपाही तो है नहीं, तो इंडियंस को ही लेके जा रहे थे यहाँ से। और उससे क्या हो रहा था कि लोगों को बुरा लग रहा था कि भाई अब उनके जो जवान लोग हैं, मतलब यंग मैन हैं उनके गाँव के, उनको वहाँ से उनकी बिना मर्ज़ी के उन्हें वहाँ से लिया जा रहा है। और किस वजह से लेके जाया जा रहा है? लड़ने के लिए। और लड़ाई में क्या होता है? या तो इंसान मरेगा, मरेगा ही, है ना? तो अब इससे क्या हो रहा था, लोगों को गुस्सा आ रही थी कि ये लोग हमारे फोर्सफुली हमारे जो अपने हैं उन्हें हमसे दूर लेके जा रहे हैं, फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे हैं, है ना? एक ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से भी लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ कि तभी सेम टाइम पर ही इंडिया के अंदर क्या आने लगे, क्रॉप फेलियर, मतलब कि बहुत जो फसल थी वो खराब होने लगी, है ना? जिसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था। फूड ग्रेन्स जो थे उनकी शॉर्टेज हो रही थी, और जो फूड ग्रेन्स अवेलेबल थे उनके क्या हो रहे थे, उनके दाम बढ़ रहे थे, महँगाई बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एक गरीब इंसान को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम पर। क्योंकि जो उसे चाहिए वो इतना महँगा हो रहा है और उसके पास पैसे हैं नहीं, जिससे कि वो उन चीज़ों को खरीद सके या सर्वाइव कर सके। उसकी और फिर जब सर्वाइव नहीं कर पा रहा, फूड क्राइसिस आ रहा है, तो लोगों को बीमारियाँ होंगी, भाई भुखमरी आएगी, ठीक? उसके बाद हेल्थ केयर अच्छा है नहीं, पुअर हेल्थ केयर है, सैनिटेशन मतलब साफ-सफाई है नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, बीमारियाँ भी बढ़ने लगी, फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है? और लोग बहुत मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू डिसीज लाइक इन्फ्लुएंजा एंड फ्लोरा। फ्लोरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से मिलियंस ऑफ पीपल उस टाइम पर खत्म हुए थे, ठीक है? और जब इन सारी जो ये 4 प्रॉब्लम्स है, 4 मेजर प्रॉब्लम्स है, कौन-कौन सी? इकोनॉमिक हार्डशिप्स, उसके बाद बेटा आपका इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बाद क्या है आपका? फोर्सफुल फोर्सफुली रिक्रूट करा जा रहा था लोगों को, रिक्रूट करा जा रहा था, है ना? और उसके बाद फोर्सफुली रिक्रूटमेंट के बाद क्या हो रहा था आपका? फोर्सफुली रिक्रूटमेंट के बाद तभी सेम टाइम पर क्या हो गया? क्रॉप फेलियर, ठीक है? एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही थी, प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है? और फिर तभी अब जब लोगों को खाना नहीं मिला तो क्या हुआ? फेमाइन्स आए, एपिडेमिक्स आए, मतलब बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। तो इन 4 रीज़न्स की वजह से लोगों के अंदर क्या होने लगा? एंगर इन इंडियंस, ठीक है? जिसकी वजह से अब क्या होता है? राइज़ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का राइज़ होता है, ठीक है? एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट क्या होने लगा? स्प्रेड होने लगा। मतलब कि अब ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सेंटिमेंट लोगों के बीच फैलने लगा, और तभी राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, ठीक है? तो आप समझ में आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हुई और उसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था। ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, ठीक है? ये आपका जो ये 4 रीजन है ये आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ठीक है? इकोनॉमिक एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट है और इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हुए, ठीक है? अब हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919, एक्सप्लेन 3 रीजंस। अब इससे भी ज्यादा रीजंस मैं आपके लिए करवा दूंगी, जिससे कि आप अच्छे से उस आंसर को अगर थोड़ा भी घुमा फिरा कर आ जाए तो आप उसे यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? पहली बात, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट आपका था कि गवर्नमेंट, क्योंकि जगह जगह पर मैंने आपको बताया था, खेड़ा, अहमदाबाद,
मेरी मैप वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा-सा पढ़ाया ना, खेड़ा, अहमदाबाद, उस सबसे पहले गए थे चंपारण, ठीक है? अब चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन सब पर आपका यहाँ पे छोटी-छोटी स्ट्राइक हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लग रहा था कि लोग मूवमेंट करना शुरू कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो गवर्नमेंट क्या पास कर देती है, रॉलेट एक्ट पास कर देती है 1919 में कि अब गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके पास इनॉर्मस पावर आ गई, इनॉर्मस पावर आ गई कि क्या करने की? सप्रेस करने की। सप्रेस किसे? सप्रेस करेंगे किसे? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कि पूरे देश में हो रही है, उनको, उन मूवमेंट्स को सप्रेस करेंगे। और सप्रेस करने का तरीका क्या है? पॉलिटिकल लीडर्स जो इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल लीडर्स को क्या करो? अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ठीक है? और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद उन्हें, अरेस्ट करने के बाद उन्हें 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए किसमें डाल दो? प्रिजन में डाल दो, जेल में डाल दो, विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि सुनवाई, है ना? बिना सुनवाई के, बिना ट्रायल के दो 2 साल के लिए उन्हें किस में डाल दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए। ठीक है? किन्हें? पॉलिटिकल लीडर्स को। ये पावर गवर्नमेंट के हाथ आ गई इस एक्ट की वजह से। ठीक है? अब होता क्या है? रॉलेट एक्ट समझ में आ गया। और फिर जो रॉलेट एक्ट है, इसी के खिलाफ क्या कर देते हैं? गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एंड सत्याग्रह ही जो था, वही आपका क्या है? बिगनिंग है, बिगनिंग है आपकी इसकी, एनसीएम की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। ठीक है? अच्छा, रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। महात्मा गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड और सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या होता है? सत्याग्रह स्टार्ट होता है। ठीक है? विच वाज अ passed by the Imperial Legislative Council despite opposition from Indian members। देखिए, इंडियन मेंबर्स, जो काउंसिल थी, उसके अंदर इंडियन मेंबर्स भी हुआ करते थे। इंडियन मेंबर्स द्वारा इस एक्ट को काफी ज्यादा अपोज किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो अंग्रेजों की जो ये काउंसिल थी, उसके द्वारा ये एक्ट पास हुआ। तो महात्मा गांधी जी ने उसके खिलाफ क्या शुरू कर दिया? मूवमेंट शुरू कर दिया। फिर उसके बाद he planned a non-violent civil disobedience movement starting with हड़ताल strikes on 6 अप्रैल 1990। गांधी जी क्या सोच करके करते हैं स्टार्ट मूवमेंट को? कि इसे हम नॉन वायलेंट रखेंगे, हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, तो स्टार्टिंग कैसे होती है? हड़ताल से। 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल शुरू हो जाती है। रॉलेट एक्ट gave the British government enormous power to suppress the political activities। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ क्या आ जाती है? इनॉर्मस पावर। किसके थ्रू? रॉलेट एक्ट के थ्रू। एंड इस एक्ट के अंदर अब क्या कर सकते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर सकती थी कि जो आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे लीडर्स हैं, उनको क्या कर सकती थी? डिटेन कर सकती, उन्हें अरेस्ट कर सकती थी, और वो भी और प्रिजन में पुट कर सकती थी, मतलब डाल सकती थी, बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है? आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट का मतलब ये है, मैसेकर जो हुआ था, उस टाइम पर बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था। काफी सारे लोग गोल्डन टेम्पल पहुंचते हैं, उसी के पास था जलियांवाला बाग। वहां पर इकट्ठा होते हैं। अमृतसर के अंदर है जलियांवाला बाग, और अमृतसर कहाँ है आपका? पंजाब में। ठीक है? बहुत सारा क्राउड जलियांवाला बाग में इकट्ठा होता है। ठीक है? वो किसी वजह से इकट्ठा होते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा जो मेजर्स लिए गए हैं, जो ये सप्रेस करा जा रहा है, जो सप्रेस करा जा रहा है लोगों को, उसके लिए जो एक्ट पास किया गया है, या जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स द्वारा, उसको हम रोकेंगे प्रोटेस्ट करके। ठीक है? जो क्योंकि अब पूरे देश में क्या अनाउंस हो गया है? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट अनाउंस कर दिया, तो उसी का ये पार्ट था। ठीक है? अब लेकिन क्या होता है, जो अमृतसर है वहां पर जनरल डायर नाम, जो जनरल डायर है, वो वहां पर रूल कर रहा है, और उसने क्या कर दिया? मार्शियल लॉ इम्पोज कर रखा है कि, और मार्शियल लॉ का मतलब क्या होता है आपका? सी एंड शूट, देखो और मारो। ठीक है? अब जनरल डायर को पता चल जाती है कि सब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हुआ है।
जनरल डायर चुपचाप वहां पहुंचता है और फिर उसके जलियांवाला बाग के जो एग्जिट पॉइंट्स है, मतलब कि निकलने की जगह है, उन हर जगह को वो घेर लेता है, वहां से बंद कर देता है और लोगों के ऊपर क्या करता है, ओपन फायर शुरू कर देता है। 100 ऑफ पीपल्स मारे जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर्ड होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैसेकर, मतलब कि मार काट होती है। और जो सत्याग्रही थे उनके दिमाग में एक तरीके का डर भी बैठ जाता है कि ये तो आपका आतंकवाद कर रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं और मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से लोग शांत होने की बजाय और ज्यादा क्या करते हैं, और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हार्श पीस ट्रीटी होती है, जिसमें कि ऑटोमन एम्पायर के जो हेड है, जिसे खलीफा बोला जाता है, उसके ऊपर ये हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज करी जाती है, और खलीफा को उसकी सीट से या उसकी सारी पावर जो है उस उन्हें छीन ली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के लोगों को इस चीज को मतलब कि इंडियन मुस्लिम्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि खलीफा उनके लिए उनका उनके रीजनल मतलब सॉरी रिलीजियस हेड था खलीफा, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, 19 मार्च 1990 में खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड होती है बॉम्बे में, जो कि खलीफा के पावर्स को डिफेंड करने के लिए, मतलब कि खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड होती है बॉम्बे में, और खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए कि ब्रिटिशर्स ऐसा ना करें, खलीफा की पावर्स को ना छीने, खलीफा को ना हटाए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये मुस्लिम लीडर्स थे, जो कि महात्मा गांधी जी से आकर के ये इशू डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट से जोड़ने की, इंडियन मुस्लिम्स को इससे जोड़ने की, नेशनल मूवमेंट से जोड़ने की, ठीक है। जब ये बात गांधी जी को पता चलती है, गांधी जी क्या करते हैं, सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, वहां पर आते हैं और फिर खिलाफत को, स्वराज को, दोनों को एक साथ जोड़ करके नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट करते हैं, और क्या कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लॉन्च करने के लिए वो मतलब लॉन्च कर देते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, गांधी जी ये बोल रहे थे कि ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इस वजह से इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंडियंस जो है वो क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ। अगर वो कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल अपने आप कोलैप्स हो जाएगा 1 साल के अंदर। ये 1 साल का टाइम पीरियड दे करके और ये बता करके कि अगर आप लोग ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दोगे तो अपने आप ही जो ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स कर जाएगा। इस बात की इस बात से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। 1909 में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज एक किताब लिखी थी, वेयर ही आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉपरेशन। हिंद स्वराज किताब में ये बात लिखी थी गांधी जी ने कि ब्रिटिश रूल इस वजह से इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस उनको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियन कॉपरेट करना बंद कर दे तो आपका ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। जो इंडियन नेशनल ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये 2 फेजेस में हुआ था। पहला फेज क्या था, लोगों ने जो ब्रिटिशर्स द्वारा उन्हें एक पदवी दी गई थी, टाइटल्स दिए गए थे, जैसे कि उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये चौधरी। ये जो चौधरी आपको टाइटल मिला, ये जो चौधरी आप सरनेम देखते हो, ये एक्चुअल में एक टाइटल है जो कि आपका ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया था। तो चौधरी जो ये नेम के बाद हम सरनेम यूज करते हैं, है ना, ये एक्चुअल में टाइटल है। उसके बाद आपका आता है, लोगों ने गवर्नमेंट सर्विसेज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सबको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वाज प्लान्ड इफ द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द फर्स्ट फेज। फिर क्या हुआ था, सेकंड फेज में ये कहा गया था कि अब हम पूरा एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे अगर हमारी इस बॉयकॉट की इस मूवमेंट को गवर्नमेंट ने सप्रेस करने की कोशिश करी तो, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये जो कांग्रेस सेशन होता है, मैनी कांग्रेस लीडर्स वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। जब क्या कहते हैं,
1920 में जो कांग्रेस सेशन हुआ कलकत्ता में, उसके बाद आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाता है, दिसंबर 1920 में ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया जाता है। और जो कांग्रेस लीडर्स हैं, दिसंबर से पहले क्या होता है, नवंबर 1920 में जो काउंसिल इलेक्शंस थे, क्योंकि जैसे आज हमारे इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जगह जगह पर आपके काउंसिल इलेक्शंस कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, तो जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने उसे बॉयकॉट करा, काउंसिल इलेक्शंस को, नवंबर 1920 में जो होने वाले थे, और दिसंबर 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया जाता। ठीक है, समझ में आया, ये पूरा एक क्या कहते हैं, बिगनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जो सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ था। ठीक है, how did non-cooperation movement start with the participation of middle class people in the cities? Explain its impact on the economic front. देखो, एनसीएम जो है वो आपका मिडिल क्लास, उसमें मिडिल क्लास जो लोग थे, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट करा, ठीक है, उसके बारे में पूछेंगे। तो मिडिल क्लास ने जो फर्स्ट फेज था, मैंने जो आपको फेज 1 बताया है, मिडिल क्लास ने उसमें पहले पार्टिसिपेट करा, हर चीज को बॉयकॉट करा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, वो भी देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो खिलाफत मूवमेंट के बाद जनवरी 1920 में स्टार्ट होता है, ढंग से, बिल्कुल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जो ढंग से स्टार्ट होता है। उससे पहले कौन सा चल रहा था, सत्याग्रह। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पार्टिसिपेशन किसका होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। किस वजह से, डिफरेंट डिफरेंट उनकी उम्मीदें थी, या फिर ये कह लीजिए हर किसी के अपने अपने रीजन थे, लेकिन उसके साथ साथ वो स्वराज भी चाहते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, लेकिन वो उसका रीजन क्या था, खलीफा की जो पावर छीनी जा रही थी वो ना छीनी जाए, है ना। पीजेंट्स, जो कि आपका चंपारण के पीजेंट्स थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी कि जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स द्वारा उनके ऊपर अप्लाई करा गया है, उसको हटाया जाए। ठीक है, खेड़ा में क्या था, जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे कि जो क्रॉप फेलियर हुआ है उसकी वजह से हमारे जो रेवेन्यू हमें देना है उसमें रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, तो हर किसी के अपने अपने रीजन थे, और वो सब चाहते थे आजादी, किससे, ब्रिटिशर्स थे। मतलब कि दुश्मन एक था, ब्रिटिशर्स दुश्मन एक थे, लेकिन वो हर किसी के लिए प्रॉब्लम का कारण, अलग अलग प्रॉब्लम्स का कारण थे। ठीक है, तो हर किसी सोशल ग्रुप ने, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप ने अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए स्वराज के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, रोल ऑफ मिडिल क्लास, जो मूवमेंट था स्टार्टिंग में, मिडिल क्लास पीपल जो कि सिटीज, टाउन्स के अंदर जो लोग थे, मिडिल क्लास फैमिलीज, उनके वहां से स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट क्या था, पहला जो एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में बच्चों ने, स्टूडेंट ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट के थे उन्हें बॉयकॉट कर दिया। प्रोफेशंस भी छोड़े गए, जैसे कि टीचर्स एंड हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस पर गिव अप कर दिया। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस, मैंने आपको बताया इलेक्शंस बॉयकॉट करे गए, बस मद्रास के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया। क्यों, क्योंकि जो जस्टिस पार्टी थी, जो जस्टिस पार्टी थी वो किसकी थी, आपकी नॉन ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स मतलब कि यहाँ पर बात आ रही है आपकी जो आपके एससी एसटी जो लोग थे, जिन पर पहले के टाइम पर जो अपर कास्ट के लोग थे वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा क्रूएलिटी दिखाते थे, मतलब कि उन पर अत्याचार करते थे अपर कास्ट के लोग। तो जो ये लोअर कास्ट के लोग थे, एससी एसटी, उन्होंने क्या करा कि मद्रास में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करा, ये सोच करके कि जो ब्राह्मण्स को पावर मिलती है वो पावर अब हमें भी मिलेगी इन इलेक्शंस की वजह से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या क्या हुए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा गया, लिकर शॉप्स को तोड़ा गया, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न करा गया, मतलब कि जलाया गया, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों ने बाहर के कपड़े लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इंपोर्ट में कमी आ गई थी। जो कभी पहले जितना होता था उसका आधा इंपोर्ट होने लगा। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ड्रॉप, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स का ट्रेड करना मना कर दिया। ठीक है, इंडियन मिल्स एंड हैंडलूम्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ।
तभी क्या हुआ आपका, अभी नाम सुना होगा खादी, वो उसका जो प्रमोशन था, क्योंकि ये इंडियन इंडियन क्लोथ्स में आता है, ठीक है, तो लोग इसका प्रमोट करने लगे, इसे यूज करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो, जैसे लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, तो इंडियन स्कूल्स थे ही नहीं, कम थे बहुत, ठीक है, जिस जो सबके लिए सफिशिएंट बन सके इतने स्कूल्स ही नहीं थे। उसके बाद आपका जो फॉरेन गुड्स जितना सस्ता मिलता था, जो फॉरेन क्लोथ्स थे वो जितने सस्ते मिलते थे, हार्डली एक्सपेंसिव थी, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशन जो छोड़े गए थे टीचर्स एंड हेडमास्टर ने, अब जब स्कूल ही नहीं है तो अब वो कमाई कहाँ से करें, जिसकी वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका बंद भी हुआ। अब इन क्वेश्चंस में भी यही है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका सिटीज में कैसे स्प्रेड हुआ, ये एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा, ये भी एक्सप्लेन कीजिए, है ना। फिर बाद में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड क्यों हुआ वो भी हम इसी स्लाइड में पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया लॉन्च कब हुआ, जनवरी 1921 में। सबने अपने अपने रीजन से स्वराज के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। फिर आपका जो पार्टिसिपेशन है टाउन्स एंड सिटीज, ना, मिडिल क्लास फैमिलीज जो कि टाउन्स एंड सिटीज में रहती थी, उन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा, ठीक है। बॉयकॉट हुआ इलेक्शंस का। इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा, ये सारे इफेक्ट थे। इंडियन जो प्रोडक्शन है, हैंडलूम्स जो है वो इंक्रीज हुए, बाकी जो फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स हैं, वो सब चीजें क्या हुई, कम हुई, लोगों ने यूज करना कम करा, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, देखिए, जो खादी क्लोथ्स थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जिसकी वजह से गरीब लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था, गरीब लोग खादी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड लॉयर्स के लिए, वो बहुत धीरे धीरे, इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, जिसकी वजह से अभी स्टूडेंट्स के पास, टीचर्स के पास, लॉयर्स के पास वो जगह ही नहीं थी कि वो वहां पर अब क्या कर सके, अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सके। ओवर टाइम पीपल रिटर्न टू यूजिंग ब्रिटिश मेड क्लोथ्स एंड स्टूडेंट टीचर्स एंड लॉयर्स रीजॉइन देयर इंस्टीट्यूशन। अब क्या हुआ, जब इंडियंस जिन चीजों को बॉयकॉट करा, अब उनके लिए, चलिए हम यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पेन का एग्जांपल लेते हैं। हॉसर एक पेन आता है, ठीक है, वो पेन आपका क्या है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, आप सबने उसे बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। अब अगर उसके उसके अलावा मार्केट में कोई और पेन नहीं होगा तो आप तो फिर ना चाहते हुए भी आपको हॉसर पेन ही यूज करना पड़ेगा। वही हाल आपका यहाँ पर था कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड लॉयर्स जो थे उन उन्होंने बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी तो नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों को फिर से ब्रिटिश मेड क्लोथ्स पहनने पड़ रहे थे, और आपका फिर से स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड लॉयर्स को अपने अपने इंस्टीट्यूशंस को, सॉरी, इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से रीजॉइन करना पड़ा, जिस चीज को बॉयकॉट करा फिर से उसी को रीजॉइन करना पड़ा, ठीक है। इस वजह से इस मूवमेंट का डिक्लाइन हुआ था। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। आती है बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए, सॉल्ट मार्च क्यों हुआ था, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी जी एज अ सिंबल टू यूनाइट द नेशन, सॉल्ट मार्च को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली, और गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को क्या यूनाइट करने के लिए, नेशन को यूनाइट करने के लिए एज अ सिंबल भी यूज करा गया था, ठीक है। अब क्या बात है, पहली चीज, ये जो दांडी मार्च हुई थी, ये जो दांडी मार्च हुआ था, ये एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ था, 11 मार्च को, और 6 अप्रैल को एंड हुआ था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका, साबरमती से, साबरमती से, ठीक है, और 6 अप्रैल को एंड हुआ था दांडी से, दांडी में एंड हुआ था, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट को एज अ सिंबल क्यों यूज करा था, क्योंकि सॉल्ट क्या है, असेंशियल है, असेंशियल है किसके लिए,
लोगों के लिए, ठीक है, असेंशियल है लोगों के लिए, कॉमन इंसान के लिए, खाने में पड़ता है ना, और वो नेचुरल हमें प्रोवाइड हो रहा है, नेचर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर क्या कर रखी है आपकी, उसके प्रोडक्शन पर अपनी मोनोपोली कर रखी है। तो गांधी जी ने क्या करा कि सॉल्ट हर देशवासी की जरूरत है ना, और उस पर जो जरूरत का सामान है उस पर टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता, जबकि वो तो कुदरती मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है। तो इसीलिए गांधी जी क्या स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। ऑन 31st March 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to the Viceroy Irwin stating 11 demands to unite different social classes in a common struggle. वायसराय अरविंद को लिखते हैं, लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपनी 11 डिमांड्स लिखते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, गांधी लेटर टू वायसराय अरविंद 31st March 1930, Mahatma Gandhi presented 11 demands addressing both general and specific need of different social groups. Different social groups की जो specific needs थी और जो general needs थी, उन्हें एड्रेस करते हैं इन 11 डिमांड्स में। ठीक है, उसमें की डिमांड थी कि आप सॉल्ट टैक्स, जो नमक पर जो आप टैक्स लेते हैं उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये रिच और पुअर दोनों के लिए क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, लेकिन जो ये लेटर लिखा जाता है इसमें जो डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करी जाती है, जिसकी वजह से गांधी जी क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ, क्या करते हैं, साबरमती से दांडी तक के लिए एक मार्च स्टार्ट कर देते हैं। और मार्च कब स्टार्ट होती है आपकी, 11 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके क्या करते हैं, आपका सॉल्ट लॉ को, जो कि सॉल्ट पर टैक्स देने का जो लॉ है उसको ब्रेक करते हैं, और फिर वहां पर खुद ही बॉइलिंग सी वाटर से क्या निकालते हैं, नमक बनाते हैं, है ना, नमक निकालते हैं वहीं से, कि देखो नमक तो नेचुरली मिल रहा है, उस पर टैक्स देने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर उसके बाद इससे यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है सत्याग्रह मूवमेंट से, है ना, और आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट होती है दांडी मार्च से। पीपल क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को मतलब कि तोड़ते हैं और आपका मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं, सॉल्ट को अपने आप ही प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। इसमें मास डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करा जाता है, शराब की दुकानों को तोड़ा जाता है, पीजेंट्स क्या करते हैं, टैक्स और रेवेन्यू देने से मना कर देते हैं, फॉरेस्ट लॉ वर वॉयलेटेड बाय द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आपका, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास का क्या रोल था, मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रोल था, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो हम पढ़ते हैं, देखिए जो आपका रोल है इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियंस मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल ड्यू टू द ह्यूज प्रॉफिट दे मेड, जो प्रॉफिट्स इन लोगों ने कमाए थे उससे ये काफी ज्यादा पावरफुल और रिच बन जाते हैं। However, they started, अब क्या है ये कॉलोनियल जो पॉलिसीज है, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज है उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, अपोज करना शुरू कर देते हैं। जो पॉलिसीज बिजनेस एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मतलब कि भाई हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपना काम को और आगे बढ़ाए, है ना, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हैं वो उनके एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। इस वजह से जो मर्चेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसीज को अपोज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गेन वेल्थ एंड पावर ड्यू टू द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से उन्होंने काफी ज्यादा पावर और प्रॉफिट कमाया। उसके बाद अपोजिशन टू कॉलोनियल पॉलिसीज, they resisted British policies that restricted their business expansion. बिजनेस एक्सपेंशन को जो पॉलिसीज रिस्ट्रिक्ट कर रही थी उन पॉलिसीज का अपोज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपका की डिमांड क्या थी उनकी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट हो रहा है
उससे उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए जिससे कि वो अपना बिज़नेस बढ़ा सकें, है ना? अगर बाहर से सामान आता रहेगा तो हमारे सामान को कौन खरीदेगा? तो बाहर से जो सामान आ रहा है उसे रोका जाए, ठीक है? उसके बाद जो आपका रुपी और स्टर्लिंग स्टर्लिंग ब्रिटिश की क्या थी करेंसी थी, ठीक है? उसका और हमारे रुपी का जो रेशियो है उसे फेवरेबल एक्सचेंज रेशियो मतलब कि उनकी जो मतलब जैसे आज हम $1 हमारे कम कितने रुपए में मिलता है 80 रुपए में इसे क्या बोल देते हैं एक्सचेंज रेट है ना उस टाइम पे रुपी और किसका होता था स्टर्लिंग का उसको क्या कर रहे थे कि सही रेटों में आप रुपी को लगाएं अब उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1920 इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनती है 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI was established organized बिजनेस इंटरेस्ट 1920 एंड 1927 में दो ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती हैं उसके बाद प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ठाकुरदास पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला ये क्या करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करते हैं आपका सपोर्ट करते हैं और इसको फाइनेंशियल मतलब कि पैसे का असिस्टेंस देते हैं मतलब कि पैसे से हेल्प करते हैं और फॉरेन गुड्स का बाय और सेल करना बंद कर देते हैं और जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है उसको अपोज करते हैं ठीक है इनका नाम जरूर याद रखिएगा इन दोनों का अच्छा स्वराज का मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या था कि मतलब कि जो आपके बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो पॉलिसीज बना रखी है उनके ब्रिटिश बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए यही स्वराज यही मीनिंग था बिजनेसमैन के लिए स्वराज का ठीक है अच्छा लेकिन एंडिंग में क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट मिलता है इन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्हें फेलियर मिलता है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव नहीं होती हैं वो रिमूव नहीं होती है ठीक है समझ में आया अब इसके बाद how did cultural process help in creating a sense of collective belongingness in India ठीक है जो कल्चरल प्रोसेस है क्योंकि अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना सिर्फ बातों से नहीं किस किस तरीके से जगाई गई सॉन्ग्स के थ्रू ठीक है कॉकटेल्स के थ्रू ठीक है मतलब कि कहानियों को लोकगीत में कन्वर्ट करा गया और लोगों के बीच उन्हें फैलाया गया ठीक है पिक्चर्स के थ्रू ठीक है भारत को माता का रूप दिया गया और कहा कि भारत हमारी माता है और उन्हें एक माता के रूप में लोगों को क्या कहते हैं इमोशनली कनेक्ट करा गया इमोशनली कनेक्ट करा गया ठीक है अब बात क्या थी कि हर कोई चाहे वो पीजेंट्स हो चाहे वो बिजनेसमैन हो वो हर कोई आपका जो नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट था वो कनेक्ट था आपका अपने अपने रीजन के लिए ठीक है नेशनल मूवमेंट से जो हर कोई कनेक्ट था वो कनेक्ट तो था अपने अपने रीजन के लिए लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या होना चाहिए था आजादी का स्वराज का लेकिन वो रीजन ना होने की वजह सबके अपने अपने रीजन थे ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाने के लेकिन इस कल्चरल प्रोसेसेस के थ्रू लोगों को क्या बताया गया कि हम सब इंडियंस हैं हम सब इंडियंस हैं और इंडिया के लिए आपको इंडिया को आजाद कराना है भारत को आजाद कराना है अपनी माता को आजाद कराना है किससे ब्रिटिशर्स से ये भावना लोगों के अंदर जागृत करी गई मतलब कि जगाई गई जिससे कि आपका लोग हम किसके लिए लड़े सिर्फ अपने अपने रीजंस के लिए नहीं सीधा स्वराज के लिए लड़े आजादी के लिए लड़े है ना आजादी के लिए लड़े समझ में आए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अब सीधा सीधा पढ़ेंगे क्योंकि मैंने मेन मेन पॉइंट्स आपको बता दिए कल्चर प्रोसेसेस एंड क्रिएशन ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब ये है कि हम सब इंडिया के लोग हैं हम सब इंडिया के वासी हैं हम इंडियंस हैं ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को
पैदा करने की कोशिश करी गई, लोगों के अंदर ये जगाने की कोशिश करी गई। The sense of nationalism in India was not only shaped by political struggles, but also through various cultural processes that help unify people across different regions, languages, and communities. Ways in which cultural processes fostered nationalism. Concept of nationalism. राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद, ये तो हिंदी में बोल देते हैं नेशनलिज्म को, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं, एक देश के जो लोग हैं, वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करें, मतलब कि अपने आप को, जैसे हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हम सब, चाहे हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, चाहे राजस्थान में रह रहे हो, चाहे महाराष्ट्र में रह रहे हो, चाहे साउथ के किसी राज्य में रह रहे हो, स्टेट में रह रहे हो, लेकिन हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि हम सब इंडियंस हैं। और यही चीज हम लोगों को यूनाइट करती है, एक करती है ना? अगर कोई इंसान, जब अभी तो आप लोग नहीं, लेकिन जब बड़े होकर आप बाहर ट्रेवल करोगे ना, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप सिख हो या ईसाई हो, या फिर आप क्या हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। आपसे सीधा पूछेंगे आप किस देश से आए हो, तब आप क्या बोलोगे कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से आए, है ना? दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग was developed through various struggles, movement and cultural expressions। बिल्कुल, ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है, इसकी जो सेंस है, जो फीलिंग है, ये कई स्ट्रगल्स, कई मूवमेंट्स और जो ये कल्चरल एक्सप्रेशन है, इसके थ्रू लोगों के बीच में जगी है ना? यूनाइटेड स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सब बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं इंडियंस को यूनिफाई करने में, ठीक है? और लोगों को पता चलता है कि हम सब जो हैं, हम इंडियंस हैं, और हमें इंडिया के लिए, इंडिया को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश रूल से लड़ना है। हम सबके रीजन भले ही अलग अलग हैं, पर मेन रीजन ये है कि हम सब इंडियंस हैं, और इंडिया को आजाद कराना है, भारत को आजाद कराना है ना? किससे? ब्रिटिश रूल से। अच्छा, भारत को क्या दिखाने की कोशिश करी गई? माता। और सबसे पहली बार भारत को एज अ माता रिप्रेजेंट किसने करा था अपनी पिक्चर में, मतलब कि इमेज में, है ना? किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पहली बार रिप्रेजेंट किया था भारत को एज अ माता। उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम भी जो सॉन्ग है, ये हाइमन है, इसको लिखा था 1870s में, 1870s में, है ना? उसके बाद और उन्होंने अपने आनंद मठ, जो उनका नोवेल है, उसमें भी इस चीज को इंक्लूड किया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हुआ था, उसमें भी आपका वंदे मातरम यूज करा गया था, गाया गया था, ठीक है? उसके बाद फिर वेरियस आर्टिस्ट ने भारत माता को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया, जैसे कि क्या कहते हैं आपका, डिवाइन, स्पिरिचुअल, कंपोज्ड, ये दिखाने की कोशिश करी गई, और सिंबलाइज करने की कोशिश करी कि हमारा नेशन की ताकत ये है कि हम यूनिफाई हो, यूनिटी में लड़े, तब हमारा जो ब्रिटिश रूल है, जो ये ब्रिटिश रूल है, इससे हम छुटकारा पा पाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि आपका फोक टेल्स, जो कि कहानियां हैं हिस्ट्री की, उन्हें गाने में चेंज करके, सॉन्ग्स में चेंज चेंज करके लोगों तक पहुंचाया गया, समझाया गया कि हमारा इंडियन कल्चर कितना अच्छा था, लेकिन ब्रिटिश रूल ने आके सब खराब कर दिया। ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारा इंडियन कल्चर कितना बेहतरीन था, इस बात को सॉन्ग्स के माध्यम से, कॉकटेल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों के बीच पहुंचाया गया, ठीक है? Nationalists collected and published folk stories which helped in rekindling pride in India's rich tradition and spreading anti-colonial sentiment। देखो, ब्रिटिश क्या हुआ कि जो ये फोक स्टोरीज थी, इन्हें पब्लिश करा गया और लोगों के बीच पहुंचाया गया, ये दिखाने के लिए कि आपको अपने इंडियन ट्रेडिशन पर गर्व महसूस होना चाहिए, और जो ये ब्रिटिश रूल है, इसके खिलाफ सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश की गई थी। आपको पता है, मोदी जी ने अभी जल्दी में एक स्पीच दी थी लास्ट ईयर आपका इंडिपेंडेंस डे पर, कि
कि हमें ये जो हमारी जो ब्रिटिश सोच है, इससे बाहर निकलना है। हमें अपने इंडियन कल्चर पर प्राउड फ़ील करना है। वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा हमें इंडियन कल्चर को समझने की ज़रूरत है। उस पे प्राउड फ़ील करने की ज़रूरत है। वैसे ही उस टाइम पर भी जो लीडर्स थे, वो भी यही बात लोगों को समझाना चाह रहे थे। अच्छा, नेशनल सिंबल, फ्लैग्स एंड आइकन्स ये भी यूज़ करे गए। क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के टाइम पर जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, तब आपका जो फ्लैग है, ट्राई कलर फ्लैग मतलब कि जिसके अंदर रेड, ग्रीन, येलो ये 3 कलर यूज़ करके एक झंडा बनाया गया था, ठीक है? इट हैड 8 लोटस उसके अंदर 8 लोटस थे जो ये बता रहे थे कि हमारे देश के अंदर कितने 8 प्रोविंसेस हैं, ठीक है? एक सरसेंट मून था जो कि ये सिंबलाइज़ कर रहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक ही हैं, ठीक है? In 1921, Mahatma Gandhi introduced a new tricolor Swaraj flag with red, green, white colors. रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर इन 3 कलर्स के द्वारा स्वराज का फ्लैग 3 कलर का किसने इंट्रोड्यूस किया था? महात्मा गांधी जी ने 1921 में। और उसके बीच में क्या लगा दिया था आपका चक्र जो कि आज भी है ना? जो कि ये सिंबलाइज कर रहा था कि हमें अब चक्र लगा दिया था जिसे हम बोलते हैं स्पिनिंग व्हील और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम अपने ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, हम स्वदेशी क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स को जाने दो, उन्हें छोड़ दो और अपने ऊपर डिपेंड हो। इंडियंस से कह रहे थे कि अपने ऊपर डिपेंड हो, ब्रिटिशर्स के ऊपर नहीं, ठीक है? यूज़ ऑफ फ्लैग्स इन प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ये क्या कर रहे थे? सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और इंडियंस को नेशनल आइडेंटिटी कि हम इंडियंस हैं, ये नेशनल आइडेंटिटी भी देने की कोशिश हो रही थी, ठीक है? अच्छा कंक्लूजन क्या निकलता है? कल्चरल सिंबल लाइक भारत माता, फोक ट्रेडिशन, नेशनल फ्लैग्स एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग प्लेड एन एसेंशियल रोल इन यूनाइटेड इंडियन of different backgrounds. These elements help instill a shared national identity and sense of belonging, ultimately strengthening the freedom struggle against the British rule. ये जो कल्चरल प्रोसेसेस करे गए भारत माता को इमेज में दिखाना, ठीक है? फोक ट्रेडिशन अपने ट्रेडिशन को सॉन्ग्स में क्या करते हैं कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाना, फ्लैग्स को यूज करना मूवमेंट्स में, ठीक है? पेट्रियोटिक देश प्रेम के सॉन्ग्स यूज करना, है ना? जैसे कि वंदे मातरम तो क्या था इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले करा इंडियंस को जो कि अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन सबको यूनाइट करने में और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हम सब एक हैं जिसकी वजह से आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो और ज्यादा क्या हुआ मजबूत हुआ और ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूज किया गया और जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों जो फ्रीडम स्ट्रगल है आपका वो कामयाब होता है और हमें फिर इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और ऑल द बेस्ट।